मूवी स्ट्राइप प्रस्तुत कर रहा है ओफेलिया। डायरेक्टर है क्लेयर मकार्टी और IMDb रेटिंग 6.5 है। ओफेलिया अपने पिता पोलोनियस और बड़े भाई लेयर्टेस के साथ डेनमार्क के एलिसोनार किले में पहुंची। उसकी मां नहीं है। पोलोनियस राजा के मंत्री परिषद के सदस्य है। उस जमाने में लड़कियों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं होती, मगर ओफेलिया को कौन रोक सकता है। इस बड़े से महल में आने के बाद उसके मन में अंतहीन जिज्ञासा है और एक दिन वो राजमहल के दावत पर पहुंची। वो वहां छुपकर बड़े गौर से सबको देख रही। राजा, उनकी रानी गेर्ट्रूड, छोटे राजकुमार हैमलेट और राजा का भाई क्लॉडियस। तभी किसी की नज़र नीचे छुपे ओफेलिया पर पड़ी। पोलोनियस ने बताया कि ये उसकी बेटी ओफेलिया है। रानी को वो बच्ची इतनी प्यारी लगी कि उसने उसे अपनी दासी के लिए चुन लिया। समय तेजी से बीत गया। अब छोटी ओफेलिया जवान और खूबसूरत हो चुकी है, मगर अभी भी उसमें लड़कियों वाले अदाएं नहीं हैं। ना वो उनकी तरह लहजे में बात कर सकती है, ना अदाएं दिखा पाती है। उसे पढ़ना, घुड़सवारी, तैरना ये सब पसंद है, इसीलिए बाकी दासियों से कभी उसकी बनती नहीं और उसे जलते हैं क्योंकि रानी ओफेलिया को पसंद करती है। रानी के बगीचे में एक तालाब है। ओफेलिया को वहां तैरना, समय गुजारना अच्छा लगता है। हर शाम जश्न होता जहां ओफेलिया एक कोने में खड़ी रहती, लेकिन कोई और भी है जो इस महफिल में होकर भी नहीं है, रानी। क्योंकि राजा अपने राजकाज के काम में इतने ही व्यस्त रहते हैं कि रानी की तरफ ध्यान भी नहीं दे पाते, जो बात रानी को बहुत सालों से खलने लगी है। उसी बीच राजा के भाई क्लॉडियस का रुझान रानी की तरफ बढ़ने लगा। आज सालों के बाद हैमलेट अपनी पढ़ाई पूरी कर वापस लौटा है। राजमहल में जश्न का माहौल है। रानी अपने इकलौते बेटे को पाकर बेहद खुश है। एक दिन उसी तालाब में नहाते हुए ओफेलिया को हैमलेट ने देख लिया और तब से वो उसके हुस्न और बातों का कायल बन बैठा। एक तरफ पहले से ही राजा की अपनी तरफ बेरुखी रानी को सताती है, दूसरी तरफ जब हैमलेट पढ़ने गया था बहुत छोटा था और अब जब वो लौटा है तो नौजवान। एकाएक रानी को लगने लगा कि वो उम्रदार और बूढ़ी हो चली है, अब उसकी किसी को ज़रूरत नहीं। और इन सब में राजा के भाई यानी देवर की तवज्जो उसे सुकून दे रही है। यहाँ पल पल हैमलेट ओफेलिया की तरफ बहकता जा रहा है, जबकि उन दोनों को पता है कि उनके बीच के फासले इस जन्म में तय नहीं किए जा सकते। ये रोमांचक वक्त कब पूरा हो गया पता भी नहीं चला और हैमलेट के वापस जाने का समय हो गया। लेकिन जब ओफेलिया को पता चला कि आज ये हैमलेट की वापसी है, उन दोनों में टकराव हो गया। ख्यालों की दुनिया से निकलने का वक्त हो चुका है। वो राज्य का भावी राजा है और ओफेलिया मात्र एक दासी। उसने ओफेलिया को आखिरी बार चूमा और माफ़ी मांगी कि ये रिश्ता आगे ले जाना मुमकिन नहीं। ओफेलिया भी इस हालात को समझती है। रवाना होते वक्त हैमलेट को विदाई करने सब मौजूद है, सिवाय ओफेलिया के, जिसे उसकी नज़रें निकलते वक्त तक ढूंढती रही। एक दिन रानी ने ओफेलिया को महल के किले से लगे जंगल के पास भेजा। वहाँ एक विच रहती है, मैक्टाइल्ड। उसे उसके पास से एक जादुई पोषण लेकर आना है, लेकिन इस बात का पक्के से ख्याल रहे कि उसके चेहरे की तरफ मत देखना। अब कहे मुताबिक ओफेलिया वहाँ पहुँची, पर वो औरत तो हूबहू रानी जैसी दिखती है। रानी को वो पोषण अपना यौवन वापस पाने के लिए चाहिए। वो फिर से जवान और आकर्षक होना चाहती है। वापस आकर ओफेलिया सोने के लिए रानी का कमरा तैयार कर रही है। बाहर उसने राजा और रानी को आते हुए सुना। दोनों लड़ रहे हैं। वो घबराकर पर्दे के पीछे जा छुपी। राजा ने कहा, हमारा राज्य दुश्मनों से घिरा हुआ है। पड़ोसी राज्य कभी भी हमला कर सकते हैं, लेकिन मेरा भाई तो अय्याशी में डूबा रहता है। शायद इसीलिए क्योंकि उसने मेरी माँ की कोख से जन्म तो लिया, लेकिन उसमें मेरे बाप का खून नहीं। रानी ने चिल्लाकर कहा, तुम अपने भाई के बारे में गलत कह रहे हो। राजा गुस्से में जाने लगा और रानी उसे रोकने की कोशिश कर रही, पर वो नाकाम रही। राजा सिर्फ रानी का नहीं होता,
पूरे राज्य का होता है। ये बात वो नहीं समझ सकी। थोड़ी देर बाद वो भी गुस्से में कहीं निकल गई। पर्दे के पीछे अब तक छुपी ओफेलिया रानी का पीछा करने लगी। रानी सीढ़ियों से ऊपर जा रही है, लेकिन ये क्या, सीढ़ियां खत्म होते ही रानी कहीं नहीं। ढूंढते हुए उसे वहां काले लबादे में एक परछाई दिखी और दूसरे ही पल गायब हो गई। अगली सुबह सब कुछ बदल चुका है। पूरे किले में भगदड़ मची हुई है। ओफेलिया जब रानी के कमरे में पहुंची, उसे पता चला पिछली रात सांप के जहर से राजा मारा गया। कुछ ही दिनों के भीतर मंत्रिमंडल और रानी के समर्थन से क्लॉडियस राजा के लिए चुन लिया गया। जिस दिन उसका राज्याभिषेक है, हैम्लेट महल पहुंचा। अभी उसके पिता को गुजरे 4 दिन भी नहीं हुए कि क्लॉडियस के राजा बनने के साथ उसने उसकी माँ से शादी भी कर ली। और ये सारा इंतजाम हैम्लेट की पढ़ाई खत्म होने और लौटने से पहले ही हो चुकी थी। यहाँ तक कि रानी ने भी अपने बेटे यानी कि अगले होने वाले राजा के लिए आवाज नहीं उठाई। हैम्लेट की आंखों में बगावत देख क्लॉडियस ने राजा होने का दम भरकर उसे सामने झुकने के लिए मजबूर कर दिया। उसकी गद्दी पर बैठते ही सब उसकी जय जयकार करने लगे। हैम्लेट रोष और दुख में वहां से निकल गया। उसके आंखों के आंसू सिर्फ ओफेलिया ने देखे। अब जब वो कभी राजा बन ही नहीं सकता, तो क्यों ना ओफेलिया को वापस पाने की कोशिश करे। अब तो वो साथ हो सकते हैं। और उसने ओफेलिया से अपने प्यार का इजहार किया। बहुत दिन हो चुके हैं इस बात को। ओफेलिया ने उसे मना तो कर दिया है, लेकिन मन ही मन अभी भी वो उसके दिल में है। अब ओफेलिया का भाई लैरेटस पढ़ाई पूरी करने उसके पिता उसे विदेश भेज रहे हैं। जाते जाते उसने ओफेलिया को सावधान किया, इस तरह की बातों को हवा मत दो। तुम्हारे और हैम्लेट की बात आग की तरह पूरे महल में फैल रही है। खुद को खतरे में डाल सकती हो। अपना ख्याल रखना कहकर वो चला गया। कुछ दिन बाद हैम्लेट का दोस्त होराटिया ने ओफेलिया से कहा, हैम्लेट बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे समझ सके, उसकी हिम्मत बन सके। हो सके तो तुम आज रात उससे जाकर मिलना। ओफेलिया उससे मिलने पहुंची। उसने पूछा, मैंने सुना है तुम मेरी माँ के सबसे करीब हो, तो बताओ क्या मेरी माँ मेरे पिता से प्यार करती थी? क्या वो उनके प्रति वफादार थी? ओफेलिया से जब कोई जवाब नहीं मिला, वो समझ गया। हैम्लेट के इस अकेलेपन और दुख की घड़ी में दोनों फिर से करीब आ गए। उनके बीच की दूरियां खत्म हो गई। एक दिन फिर रानी ने ओफेलिया को वही पोषण लाने भेजा, मगर जंगल पार करते हुए उसे काले लबादे में कोई गुजरता हुआ दिखा। इस बार विच मैकटाइल्ड बहुत गुस्से में है। उसने कहा, गेर्ट्रूड मेरी जुड़वा बहन है। उसे हर वो चीज़ मिली जिसकी उसने ख्वाहिश की, पर मैं इस मामले में हमेशा अभागी रही। तुम भी मेरे ही रास्ते पर हो, जो रास्ता मैंने सालों पहले चुना था। 19 साल की उम्र में मैं गर्भवती हुई। उसने शादी का वादा भी किया था, लेकिन जब बच्चा मेरे पेट में ही मर गया, मुझे लोगों ने विच का नाम दे दिया कि मैं जादू टोना करती हूँ। मुझे मारने के लिए मेरे पीछे भी आए, लेकिन मुझे जड़ी बूटियों की समझ थी। मैंने एक ऐसा जहर बनाया जो कुछ समय के लिए मुझे मार देगा। मुझे मरा समझकर उन्होंने जंगल में छोड़ दिया और थोड़ी देर बाद मैं फिर जी उठी। मेरे पास उस जहर का तोड़ था और इस तरह मैं बच गई। ओफेलिया ने उस आदमी का पूछा। जवाब आया, वही जिसने रानी से दोबारा शादी की है। वो क्लॉडियस की बात कर रही है। कुछ ही दिनों में हैम्लेट ने ओफेलिया को शादी का प्रस्ताव दिया, क्योंकि अब उनके बीच ना तख्ता बचा न उसके पिता। वो जो भी है खुद के दम पर है। उससे शादी कर वो उसे कहीं दूर ले जाना चाहता है। ओफेलिया ने भी हाँ कर दी। छुपकर दोनों ने शादी की और वो इंतजार की रात बिताई। अब रानी के कमरे को तैयार करती ओफेलिया ने वही काला चोगा पहनकर क्लॉडियस को अंदर आते देखा। मौका देखकर उस चोगे की तलाशी लेते वक्त उसे मैकटाइल्ड का दिया जहर मिला। वो समझ गई कि राजा को जहर क्लॉडियस ने ही दिया है। तभी उसे पीछे से क्लॉडियस ने रंगे हाथों पकड़ लिया और धमकी देने लगा,
उसे हैमलेट और उसकी शादी के बारे में सब पता चल चुका है। अब वो बिल्कुल वैसा करेगी जैसा वो कहेगा। बहुत दिनों से क्लॉडियस की नज़र हैमलेट पर थी और उसकी हरकतों पे शक भी हो रहा था, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं था उसके पास। ऊपर से रानी की वजह से वो उसे हाथ तक नहीं लगा सकता। ओफेलिया के पिता ने क्लॉडियस को बहुत समझाने की कोशिश की कि वो दोनों नादान हैं, उनसे गलती हो गई, लेकिन क्लॉडियस ने एक ना सुनी और ओफेलिया को जासूस बनाकर हैमलेट के पास भेजा कि आखिर वो क्या चाहता है, उसका अगला कदम क्या होगा, उसके खिलाफ ये सारी बातें जानने के लिए। लेकिन इशारों इशारों में ओफेलिया ने उसे बता दिया कि वो यहाँ अकेली नहीं है, उस पे क्लॉडियस की नज़र है। ओफेलिया हैमलेट की कमजोरी है, ये बात क्लॉडियस को समझ आ चुकी है, इसीलिए हैमलेट ने उसे यहाँ से दूर भाग जाने को कहा, क्योंकि अब महल का माहौल और बिगड़ने वाला है और उसकी जान को खतरा है। वहीं दूसरी तरफ क्लॉडियस ने ओफेलिया के पिता से उसकी शादी की बात की, क्योंकि हैमलेट के करीबी कोई भी उसके लिए खतरा है। शाम को जश्न के बीच हैमलेट ने कुछ नाटक करने वालों को भी बुलाया है। मंच तैयार है जिसमें दिखा रहा है किस तरह उसके पिता यानी राजा को उसके भाई ने जहर देकर मारा। इस तरह वो मंत्री और अपनी माँ की आंखें खोलना चाहता है, पर उल्टा क्लॉडियस ने ही हैमलेट पे राजद्रोह का इल्जाम लगा दिया कि वो अपने ही राजा के खिलाफ बगावत कर रहा है। क्लॉडियस को बस हैमलेट की ऐसे ही किसी गलती का इंतजार था। हैमलेट को हिरासत में ले लिया गया। रानी की आंखों में इस तरह क्लॉडियस ने पट्टी चढ़ा रखी है कि सब कुछ सामने होता देख भी वो ओफेलिया को दोष दे रही है, उसके बेटे को उकसाकर उसके और राजा के खिलाफ करने के लिए। रानी ने उसे अपनी दासी से बर्खास्त कर दिया। अब पोलोनियस को अपनी बेटी की चिंता होने लगी। अगर वो रानी की आंखों में चुभने लगी तो ओफेलिया के साथ साथ उसके पूरे परिवार का भविष्य भी अंधेरे में हो जाएगा। स्थिति को संभालने के लिए उसे ओफेलिया की शादी करनी होगी, तभी वो हैमलेट से दूर हो पाएगी और तब शायद रानी उसे माफ कर दे। लेकिन ओफेलिया इसका विरोध करती है, तो पोलोनियस ने कहा ठीक है और रानी से इस बारे में बात करने गया कि उसकी बेटी को माफ कर दे। अगली सुबह ओफेलिया को बड़ा झटका लगा। हैमलेट के दोस्त ने बताया, कल रात हैमलेट बहुत गुस्से में था। वो क्लॉडियस को मारने की ताक में रानी के कमरे में छुपा बैठा था, लेकिन वहां तुम्हारे पिता पहुंच गए और गलती से हैमलेट की तलवार उनके आर पार हो गई। तुम्हारे पिता नहीं रहे। ओफेलिया के भाई लेयर्टेस को भी संदेश भेजा गया। यहाँ क्लॉडियस उसके गुस्से को और चढ़ा रहा है। रानी ने उसे पूरी बात समझाई कि हैमलेट से अनजाने में गलती हो गई। अब ओफेलिया को इन परिस्थितियों से बचाने वाला कोई भी नहीं। उसकी शादी की तैयारी की जा रही है। उसने दासियों से सुना कि हैमलेट को पिछली रात जहाज से कहीं ले गए हैं, जहां से वो कभी लौट नहीं सकेगा और उसे बेसमंदर में फेंक दिया जाएगा। डरी ओफेलिया मौका देखकर वहां से भागी और हैमलेट के दोस्त के पास पहुंची सच जानने। होराटिया ने उसे यकीन दिलाया कि हैमलेट सुरक्षित और जिंदा है। इधर पूरे किले में ओफेलिया को ढूंढा जा रहा है। आगे जाकर क्लॉडियस ने उसे पकड़ लिया। तब ओफेलिया ने उसे धमकी दी, मुझे मैकटाइल और तुम्हारे बारे में सब मालूम है। अगर तुमने हैमलेट को हाथ भी लगाया तो ये सच वो रानी को बता देगी। क्लॉडियस ने डर और गुस्से में उसे कोठरी में बंद कर दिया। वो भी अब हैमलेट की तरह ही एक गद्दार है। अब क्लॉडियस होराटिया और ओफेलिया के भाई लेयर्टेस को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा रहा है, ताकि वो दोनों अपने दोस्त और पिता के लिए उसके खिलाफ कोई बगावत ना कर बैठे। वो उन्हें हैमलेट के खिलाफ बरगला रहा है। अब किसी तरह सैनिकों को झांसा देकर ओफेलिया जश्न में पहुंची, जहां सब मौजूद है, और फिर वो पागलों की तरह नाटक करने लगी, जैसे अपने पिता और हैमलेट को खोने के बाद उसका मानसिक संतुलन खो गया हो। उसने बातों बातों में होराटिया से कहा, मेरे मरने के बाद मेरी कब्र पे आना, मुझे ताबूत से निकाल कर फिर से जिंदा कर देना।
क्लॉडियस ने जैसे ही उसे दोबारा पकड़ने का आदेश दिया, रानी को उस पर दया आ गई। वो भी कहीं समझ पा रही है कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई है, इसीलिए ना उसके पास उसका पति है ना ही बेटा। उसने ओफेलिया को जाने दिया। नाचती गाती हुई वो वहां से निकल तो गई, मगर क्लॉडियस के सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं। उसने वही खेल खेला जो सालों पहले मैकथाइल ने रचा था। उसने वही जहर पिया। मरा समझकर सैनिकों ने उसकी कब्र बना दी। जैसा ओफेलिया ने कहा था, आधी रात को होराटिया वहां आया और जब उसे कब्र से निकाला वो जिंदा है। जहर का असर खत्म हो चुका है। रास्ते में दुश्मन राज्य के कुछ घुसपैठी उन्हें दिखाई दिए। राजा के मरने के बाद नए राजा क्लॉडियस के राज में एकता खत्म हो चुकी है, इसीलिए दुश्मनों ने सर उठाना शुरू कर दिया है, जिसे स्वर्गीय राजा अपने राजकाल में रोकता आया था। होराटिया दुश्मन की खबर देने किले जाने के लिए रवाना हुआ। इधर ओफेलिया एक बार फिर मैकथाइल के पास पहुंची। उसने उसे जहर का असर पूरी तरह खत्म करने का तोड़ दिया। ओफेलिया ने उससे राजा को मारने में क्लॉडियस की मदद वाली बात कही, क्योंकि तुम उससे अभी भी प्यार करती हो। पर यह बात भी जान लो कि सालों पहले उसी ने लोगों को तुम्हारे खिलाफ भड़काया था, तुम्हें विच करार देकर खत्म कर देना चाहा था। ये सुनकर मैकथाइल को बहुत बड़ा झटका लगा कि इन सब के पीछे क्लॉडियस था। कमजोरी से ओफेलिया वहीं सो गई। जब इसकी नींद खुली तो सामने रानी बैठी है। वो उसे जिंदा देखकर चौंक गई। उसने उससे माफी मांगी। रानी बोली, मेरे बेटे को बचा लो। क्लॉडियस तुम्हारे भाई और हैमलेट के बीच एक तलवारबाजी करवा रहा है, ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अपने रास्ते में आने वाले हर एक को षड्यंत्र से मात देना चाहता है। अब ओफेलिया को लड़के के हुलिये में बदलकर महल भेजा गया, क्योंकि एक वो ही है जो हैमलेट को वहां से वापस ला सकती है। इधर क्लॉडियस ने लैरेटस को जहर लगा तलवार देते हुए कहा, इसकी एक छुअन हैमलेट को मौत की नींद सुला देगा। ये तलवारबाजी तो बस एक बहाना है, इससे तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा और मेरा रास्ता भी साफ। ओफेलिया समय रहते वहां पहुंची, हैमलेट से मिली भी और उसे साथ चलने को कहा। लेकिन हैमलेट एक बहुत ही अच्छा तलवारबाज है और उसे यकीन है कि वो जीत जाएगा। ये आखिरी मात वो क्लॉडियस को चखाना चाहता है। उसे भी यह मालूम है कि लैरेटस को लड़वाने के पीछे क्लॉडियस का ही हाथ है। हैमलेट ने ओफेलिया को उसका उस जगह इंतजार करने को कहा। उसके कहे अनुसार ओफेलिया उस जगह जाने के लिए वहां से निकल गई। जैसा कि तय था, किसी तरह लैरेटस की जहरीली तलवार हैमलेट को लग गई, पर लैरेटस भी ना बच पाया। अपनी आंखों के सामने मरते हुए बेटे को देख तिलमिलाकर रानी ने एक तलवार उठाकर पास बैठे क्लॉडियस पे उतार दी और उसके बाद खुद भी जहर पी लिया। तभी घुसपैठियों का हमला हुआ और पूरा राज्य हड़प लिया गया। दूर हैमलेट का इंतजार करती ओफेलिया का इंतजार कभी खत्म नहीं हुआ। जल्द ही उसे एक बेटी हुई जो इस राज्य की उत्तराधिकारी है। वो हैमलेट की बेटी है और किसी दिन वो भी अपनी कहानी खुद लिखेगी। मूवी यहीं खत्म होती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर शेयर करें और चैनल को भी पक्का सब्सक्राइब कर लें। आपसे जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में